नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट के पेपर, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी के 5वें यूनिट की चर्चा आपसे करती हूँ। 5वां यूनिट है फिजिकल एंड सोशल बैरियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, modification of physical and social environment, participation of persons with disabilities as a contributing member of society। आइए अब जानते हैं कि विकलांगता क्या होती है और विकलांग व्यक्तियों के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं, शारीरिक और सामाजिक बाधाएं आती हैं और हम विकलांगों को किस प्रकार से समाज का एक कंट्रीब्यूटिंग मेंबर या सहयोगी सदस्य के रूप में देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे विकलांगता क्या होती है, उसका परिचय, परिभाषा, विकलांगता का अर्थ, विकलांगता का प्रकार और विकलांग बालकों का वर्गीकरण। इसमें यह जानने से पहले अब हमें यह जानना आवश्यक है कि विकलांगता क्या होती है। अक्षम बालक या व्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे लोगों से होता है जो अन्य व्यक्तियों से भिन्न होते हैं और उनकी ये असामान्यता उनके लिए बड़ी समस्या होती है। ये सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कठिनाई का जीवन जीते हैं और इस प्रकार विशिष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके कुछ अपने लक्षण होते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने दैनिक जीवन के सामान्य कार्यों को के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव होता है। विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है, यह किसी भी कारण जैसे आनुवंशिक, माता पिता की अज्ञानता, दुर्घटनाओं अथवा कभी कभार प्राकृतिक आपदाओं से भी हो सकती है। कुछ समय पूर्व तक इन्हें दया का पात्र या कमजोर है इन नजरों से देखा जाता था, किंतु जैसे जैसे सामाजिक जागृति बढ़ती गई, विकलांगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलता चला गया। आज के युग में इन्हीं विकलांगों को, जिन्हें हम अब दिव्यांग भी कहते हैं, इन विकलांग व्यक्तियों को समाज के अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान समझा जाने लगा है। उनको शिक्षा, प्रशिक्षण व निर्देशन प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, जिससे वे अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्यशक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनाधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न कर देती है। आइए देखते हैं विकलांगता के विकास में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। आती है शैक्षिक बाधा, शारीरिक बाधा, सामाजिक बाधा और विकलांग, अक्षम तथा बीमार बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान और विकलांगों के विकास के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाल गोविंद तिवारी के अनुसार विकलांगता एक असंतुलन की स्थिति है जो कि व्यक्ति विशेष के व्यवहार को प्रभावित कर उसको सामान्य व्यक्ति से अलग दर्शाती है। विशिष्ट बालक वह है जो उन बालकों से जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक गुणों में औसत से भिन्न है। विकलांगता का अर्थ होता है किसी अंग से हीन या जिसका कोई अंग बेकाम हो। विकलांगता के प्रकार पर हम नजर डालते हैं। पहली है शारीरिक विकलांगता। शारीरिक विकलांगता वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति का कोई अंग असामान्यता प्रदर्शित करता है अथवा कोई शारीरिक निर्योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इसके अंतर्गत लूलापन, लंगड़ापन, अपंगता, विचित्र अंग, अंधता, मूक बधिरता, अंगभंगता, शारीरिक विकृति
आदि आती हैं। इन्हें कार्य सक्षम बनाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे बैसाखी, चश्मा, कान की मशीन आदि। दूसरा होती है मानसिक विकलांगता। मानसिक विकलांगता उस अवस्था को कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग अपने सामान्य जीवन में तथा सीखने में नहीं कर पाता है। यह अन्य सामान्य व्यक्तियों से वह पिछड़ जाता है और उसे दैनिक कार्यों को भी करने में कठिनाई का अनुभव होता है। मंदबुद्धिता, मस्तिष्क क्षति, पिछड़ापन, अधिगम निर्योग्यता, मानसिक असमर्थता आदि मानसिक विकलांगता के उदाहरण हैं। फिर हम देखेंगे सामाजिक विकलांगता क्या होती है। सामाजिक विकलांगता के अंतर्गत हम जानते हैं इस श्रेणी में प्रायः वे बालक आते हैं जो अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या और व्यवहार के कारण अथवा संवेगात्मक स्थिति के कारण सामाजिक रूप से विचलित हो जाते हैं। इसी कारण इनमें अन्य सामान्य बालकों के साथ इन्हें शिक्षा देना संभव नहीं हो पाता है। इनमें सांवेगिक रूप से परेशान बालक, कुसमायोजित बालक, वंचित बालक, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक आते हैं। फलस्वरूप ये समाज के लिए समस्या बन जाते हैं। चूंकि ये समाज के दूषित वातावरण के कारण असामान्य हो जाते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक रूप से विकलांग बालक कहा जाता है। विकलांगता के विकास में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें जानने से पहले आइए थोड़ी चर्चा हम कर लें कि वे कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण विकलांगता देखी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं विकलांगता कोई पाप या अभिशाप नहीं है। यह स्थिति किसी दोषपूर्ण कारण के वजह से उत्पन्न होती है। पहली हम देखेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम विकलांगता उत्पन्न करने का मुख्य कारण कई बार वंशानुक्रम भी होता है, अर्थात माता पिता में से किसी एक को यदि कोई अनुवांशिक बीमारी है, अनुवांशिक विकलांगता है, तो इसका सीधा प्रभाव बालकों पर भी देखा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए नाभिकीय विस्फोट को जान सकते हैं, जिसके कारण कई लोगों में अनुवांशिक रूप से विकलांगता देखी गई। और यही एक और कभी आपको मैं बताना चाहूँगी कि भोपाल में जो भोपाल गैस कांड हुआ, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का जिन लोगों ने इनहेल कर लिया, जिनके सांस के माध्यम से चला गया, उस समय जो गर्भवती माताएं थीं, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए, उनमें किसी न किसी प्रकार की विकलांगता देखी गई है। दूसरा कारण होता है गर्भावस्था में किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाना। माता के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान यदि उचित पोषण, देखभाल, विश्राम या चिकित्सकीय सेवा नहीं मिल पाती है, तो कई बार बच्चे में किसी भी प्रकार की असामान्यता या विकलांगता देखी जाती है, अर्थात इसकी संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण होता है प्रसव के समय तथा उसके पश्चात की सावधानी। प्रसव के समय यदि शिशु व माता को उचित सुविधा न मिले तो बालक के सुकोमल शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। असुरक्षित प्रसव, ऑक्सीजन का अभाव, रक्त प्रवाह का नियमित संचार न होना, उपकरणों में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर भी विकलांगता देखी जाती है। चौथा जो कारण होता है वो है बीमारी। जीवन की किसी भी अवस्था में यदि कोई ऐसा रोग हो जाए और जो बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाता है, तो उस रोग के कारण भी विकलांगता की स्थिति उत्पन्न
हो जाती है। उदाहरण के लिए चेचक कई बार नेत्र रोग के कारण नेत्र रोग को जन्म देता है। पोलियो अपंगता व वाक शक्ति पोलियो जो होती है वो भी कई बार वाक शक्ति को भी छीन लेती है। इसके अलावा टाइफाइड, कुकुर खांसी, रक्त विकार संबंधी रोग कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि विकलांगता को जन्म देते हैं। इसके बाद आती है पांचवा कारण यदि हम देखते हैं तो दुर्घटना। जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए जो उसको किसी भी प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाती है तो उसके कारण भी शारीरिक या मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। यह रेल, बस, हवाई दुर्घटना या किसी भी वजह से हो सकती है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं इसके विकलांगता को उत्पन्न करने के लिए, अर्थात कई बार ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से इतना आघात पहुंचाती हैं कि व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऐसे व्यक्तियों में विकलांगता देखी जाती है। इसके अलावा प्रदूषण, कुपोषण, निर्धनता और कुछ अन्य ऐसे वातावरणीय कारक होते हैं जो कि विकलांगता को जन्म देते हैं। आइए अब हम जानेंगे विकलांगता के विकास में आने वाली बाधाएं, जिनमें पहली यदि हम देखते हैं शारीरिक बाधा, तो शारीरिक बाधा के अंतर्गत हम देखेंगे विकलांग जनों को उनकी अक्षमता व असमर्थता के कारण अनेक शारीरिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित कर देती हैं और उनके विकास में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सी बाधाएं देखने को मिलती हैं। एक कविता मैं आपको बताना चाहूंगी। माना तन से मैं दिव्यांग हूँ, अक्ल से तो तुम भी हो, हमारे सोच में जो फासले हैं वजह मेरे बुलंद हौसले हैं। लाचार नहीं मैं सक्षम हूँ, किसने कहा मैं तुमसे कम हूँ। अपनी दृढ़ता का सबूत हम भी दे आए हैं, मेडल हमने भी तो कई लाए हैं। मजाक अगर तुम कभी हमारा उड़ाए होगे, याद रखना जिंदगी में तुम भी कभी लड़खड़ाए होगे। चाह ही तो जीवन का सरिया है, अंगे तो बस उन्हें पूरा करने का एक जरिया है। यदि व्यक्ति के जीवन में शारीरिक बाधाएं आती हैं तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं। पहला, उन्हें दैनिक कार्यों में लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि विकलांगों को नियमित व दैनिक कार्य करने में स्वयं जब असमर्थ हो जाते हैं, जैसे स्वयं से खाना पीना, नहाना, शौच जाना, कपड़े पहनना, तैयार होना आदि जब वे नहीं कर पाते हैं तब उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। दूसरी बात होती है घर से बाहर जाने में असमर्थता, अर्थात विकलांग व्यक्ति अपने घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाता है। उसे स्कूल, कॉलेज, बाजार या अन्य किसी भी जगह में जाने में अत्यंत असमर्थता का सामना करना पड़ता है और यदि उसे बस या ट्रेन में जाना हो तो और भी कठिनाई देखी जाती है। ऐसे में वह स्वयं को समाज के अन्य लोगों से दूर कर लेता है। उसकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं व रुचियां दमित हो जाती हैं और उसका मन कुंठित हो जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे आत्म बचाव में असमर्थता, अर्थात विकलांग जनों की बड़ी शारीरिक बाधा यह भी है कि वे स्वयं का बचाव नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसे देखकर, सुनकर, जानकर व्यक्ति को अपना बचाव करना होता है। इसके लिए उसे कभी हाथ, कभी पैर या कभी आवाज का प्रयोग करना होता है, परंतु विकलांगता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं।
अगले जो है शारीरिक बाधा में वह हम देखेंगे खेल कूद और शारीरिक क्रियाओं तथा रुचिकर क्रियाओं में भी को न कर पाने में भी बाधा देखी जाती है। विकलांगता विकलांगजनों को कई बार ऐसे गत्यात्मक, क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने से रोकती है, जिससे उनका विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। 5वां पॉइंट है अलग विद्यालय की आवश्यकता व अलग उपकरणों की आवश्यकता भी विकलांगों को देखी जाती है। विकलांग जनों के लिए विशेष विद्यालयों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम यह देखेंगे कि उन्हें उपकरण प्रदान करने के माध्यम से हम उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य के रूप में हम उन्हें शामिल कर सकते हैं। बस अगला जो शारीरिक बाधा है उसमें हम देखेंगे कि वस्तुओं में विशिष्टता, अर्थात दैनिक उपयोग की वस्तुओं में विशिष्टता की आवश्यकता इनकी शारीरिक बाधा है। अर्थात इनकी वस्तुएं इनके अनुकूल हो तभी इनका विकास संभव हो पाता है, अन्यथा इनके विकास में रुकावट देखी जाती है। अन्य कारण जो शारीरिक विकलांगता के हैं उनमें इन्हें रोज अनेक शारीरिक बाधाओं से दो चार होना पड़ता है, जैसे सीढ़ियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सड़क पर चलने में, अकेले रहने में इन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। अब आइए हम देखते हैं विकलांग व्यक्तियों के जीवन में कौन कौन से सामाजिक बाधाएं आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विकलांगों के निहितार्थ, उनके लिए उपयोगी अलग अलग कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, लेकिन केवल इस एक दिन को कार्यक्रम करने से उनकी समस्याओं को सुलझाया नहीं जा सकता है। अतः उन्हें अब देखना यह है कि उनके जीवन में किस किस प्रकार की सामाजिक बाधाएं देखी जाती हैं। पहला है सामाजिक रूप से स्वयं को हे समझना। यदि किसी व्यक्ति में सामाजिक विकलांगता आ जाती है, यदि किसी व्यक्ति में विकलांगता आ जाती है तो उसके जीवन में जो सामाजिक बाधाएं आती हैं उसमें सबसे पहली बाधा यह है कि वे अपने आप को सामाजिक रूप से हेय या हीन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें दया, सहानुभूति और विचित्र दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और ऐसा महसूस करने पर उनमें आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। दूसरी जो बाधा आती है सामाजिक, वो है सामाजिक जीवन से अलग हो जाना। विकलांग जनों का पारिवारिक व सामाजिक बहिष्कार भी कई बार देखा जाता है, या फिर वे स्वयं को समाज से अलग कर लेते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों में भी हिस्सा लेना बंद कर देते हैं, जिससे उनमें मानसिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है। तीसरी जो सामाजिक बाधा है वह है विवाह संबंध की पूर्ति न हो पाना। किसी भी प्रकार की शारीरिक अपूर्णता या दोष होने के कारण विकलांग जनों के विवाह में भी कई बार रुकावट आती है, जिससे उनका जीवन अकेलेपन में बीतता है और उनकी शारीरिक इच्छाएं भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं, जिससे उनके जीवन में सदैव अधूरापन भरा रहता है और वे संतान का दायित्व भी, वो एक पिता भी बनना चाहते हैं और अपने पिता के लिए एक संतान का दायित्व भी पूरा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। अगली जो बाधा आती है सामाजिक, वो है व्यावसायिक या आर्थिक रूप से कमजोर हो जाना। परिवार में विकलांग जन के होने से उसकी देखभाल व चिकित्सा का आर्थिक भार भी परिवार पर पड़ता है और यदि कमाने वाले सदस्य विकलांग ही हो
और कोई सक्षम व्यक्ति ना हो तो ऐसे में स्थिति और भी विकट हो जाती है और परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कई बार नहीं हो पाती है। अगला जो सामाजिक बाधा है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक व विशेष शिक्षा विधि की आवश्यकता होती है। विकलांगजनों का सामाजिक विकास तभी उचित होगा जब उन्हें शिक्षित किया जाए और इसके लिए उन्हें विशेष शिक्षक और विशेष कक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अपने आप को समाज के लिए शिक्षित कर सकें। इसके अलावा भी हम और देखेंगे कि समाज के प्रति इनके मन में कई बार आक्रोश व इनका रवैया आक्रामक भी हो जाता है। तो यह आवश्यक है कि ऐसे विकलांगों को पहचान कर और यदि उनके मन में समाज के प्रति कोई आक्रोश यदि है तो उस आक्रोश को समाज को चाहिए कि दूर करने का प्रयास वह करे। इसके अलावा कई अन्य ऐसे भी कारण होते हैं जो कि उन्हें सामाजिक सुविधाओं का लाभ जब वे नहीं ले पाते हैं तो वे अपने आप को सामाजिक प्रतिस्पर्धा से बाहर समझने लगते हैं। अतः समाज को चाहिए कि वे विकलांगजनों को जन सामान्य के साथ मिलकर जीवन जीने में सहयोग प्रदान करें। विकलांग तथा अक्षम बालकों के उन्नयन के लिए कुछ शैक्षिक प्रावधान भी दिए गए हैं तथा कुछ अन्य प्रयास भी किए गए हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। विकलांगजनों के उन्नयन हेतु कई प्रयास किए जाते हैं ताकि वे अपनी अक्षमता और बीमारी के अनुसार उन प्रावधानों का लाभ उठा सकें। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उनकी जो उपचार सुविधा है योग्य व कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए। ऐसे बालकों के उपचार के लिए धन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। विशेष अध्यापकों का होना चाहिए। एक सामान्य बालक को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए जो कि इन विकलांगों को पढ़ाने की कला में निपुण हो। इनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, अतिरिक्त कक्षाएं लगाना चाहिए, विशेष विद्यालय बनाए जाना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का निर्माण भी इस प्रकार का होना चाहिए कि उन्हें जिस अंग की विकलांगता है उस अंग का उपयोग उस पाठ्यक्रम में ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ लोगों को अपनी अभिवृत्ति में भी परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें दया योग्य ना समझा जाए, समाज के लिए भार न समझा जाए, उनका मजाक न उड़ाया जाए। विकलांग और रोगी बालकों का सामाजिकरण भी बहुत अनिवार्य है और ऐसे लोगों के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात आप लोगों से और करना चाहूँगी कि ऐसे बालकों के उन्नयन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए। उनकी देखभाल के लिए माता पिता तथा शिक्षकों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें समाज में उचित स्थान देना चाहिए। अभी आगे हम जब देखेंगे कि सरकार और विकलांगों के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाती तो उसमें हम देखेंगे कि आज नौकरी में हर जगह विकलांगों के लिए एक विशेष सीट या कोटे का निर्धारण किया जाता है ताकि विकलांग व्यक्ति भी उस नौकरी को कर सकें, उन्हें समाज में उचित स्थान मिल सके। प्रशासनिक और नीतिगत प्रयासों के द्वारा भी उन्हें समाज के कंट्रीब्यूटिंग मेंबर के रूप में शामिल किया जा सके। यहाँ पर हमने यह देखा कि विकलांग व्यक्तियों के विकास में कौन कौन सी शारीरिक और सामाजिक बाधाएं आती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चलाए जाते हैं। आइए अब हम जानेंगे विकलांगों के विकास के लिए कौन कौन सी राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को
के लिए कुछ न कुछ समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से वह विकलांग व्यक्तियों समेत समाज के समस्त व्यक्तियों के लिए नीति और निर्णय का निर्धारण करता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारतवर्ष में बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं और विकलांगों के पुनर्वास के लिए भी बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं जो विकलांगों के हित में होते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होता है और संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जनगणना 2001 के मुताबिक 51% विकलांग व्यक्ति निरक्षर हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। अतः विकलांगों को सामान्य शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सर्व शिक्षा अभियान भी 8 वर्ष के बच्चों तक को प्राथमिक स्कूलिंग को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का इनका लक्ष्य है और विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के तहत 15 से 18 वर्ष तक की उम्र के लिए मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत विकल्पों का एक सातत्य सीखने वाले यंत्र, औजार, गत्यात्मकता, सहायता, सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें शामिल है मुक्त शिक्षा प्रणाली, ओपन स्कूल, वैकल्पिक स्कूलिंग, दूर शिक्षा, विशेष स्कूल जहां भी आवश्यक हो, घर आधारित शिक्षा, भ्रमणकारी शिक्षा, शिक्षक मॉडल, उपचार वाली शिक्षा, पार्ट टाइम कक्षाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास व व्यावसायिक शिक्षा के जरिए शिक्षा प्रदान करने का कार्य। भारत सरकार ऐसे विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है ताकि स्कूल के बाद के स्तर पर पढ़ाई में उन्हें मदद मिल सके। सरकार यह छात्रवृत्ति जारी रखेगी व इसके कवरेज का विस्तार भी करेगी। भारत सरकार ने विकलांगता के मूल्यांकन व प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति को कम से कम में बिना किसी परेशानी के विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके, जिसके लिए सरल, पारदर्शक व ग्राहक उन्मुखी प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों की समानता व पूर्ण भागीदारी की घोषणा पत्र का सदस्य भी है। भारत एक समावेशी, अवरोध मुक्त तथा अधिकार आधारित समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास करने के लिए विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क का भी सदस्य है। मौजूदा समय में भारत राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों तथा गरिमा की रक्षा व समर्थन की घोषणा पत्र में भाग भी ले रहा है। इसके अलावा भारत में विकलांगों के पुनर्वास के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए कार्य करती है, जैसे राष्ट्रीय विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं और उनके पुनर्वास और व्यवस्थापन की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि वे समाज के एक सहयोगी और उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य कर सकें। इसके लिए जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी की गई है, जो कि अब हर राज्य में की गई है और ये राज्य अपने अपने जिलों में और ग्रामीण तबकों में, पंचायतों में भी जो विकलांग होते हैं उनकी शिक्षा और उनके
पुनर्वास के लिए पूरी तरीके से कार्य करते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य होता है विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण करके, पहचान करके उन्हें समाज में स्थापित करना। इस प्रकार से विकलांगता यदि जो है वो बाल व्यक्ति को न सिर्फ समाज का उपयोगी सदस्य बनाती है, बल्कि वे राष्ट्र के उपयोगी सदस्य के रूप में भी स्थापित हो सके और विकलांग व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण में भी कार्य कर सके। इस बात का ध्यान भी हर सरकार, हर गवर्नमेंट में देखा जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत से ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग चलाए जाते हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा योजना चलाई जाती है, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र है, मादक द्रव्य से यदि कोई विकलांग ग्रसित है तो उसे छुटकारा दिलाने के लिए भी ये केंद्र चलाए जाते हैं। विकलांगों के लिए दीनदयाल पुनर्वास योजना चलाई जाती है। विकलांग वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम है, विकलांग वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वृद्धों के लिए डे केयर सेंटर चलाया जाता है और विकलांग महिलाओं के लिए भी बहुत से पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विकलांग बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है और उन्हें सरकार या राज्य शासन में जो नियुक्त व्यक्ति होते हैं वह यह देखते हैं और इसका पुनरावलोकन भी करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कहीं पर भी हनन ना हो, जो उनके प्राप्त अधिकार हैं वो उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं। न सिर्फ सरकारी बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं भी, जिन्हें हम NGOs कहते हैं, ये भी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्स्थापन के लिए और समाज का सक्रिय सदस्य बनाए रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाती हैं। विकलांगों को पहचान कर उन्हें तरह तरह की शिक्षा प्रदान करती हैं, जिससे वे समाज के उपयोगी और महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपना जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।